जी कुमार, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप में एक बहुत बड़ा सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी अपनी विजयों व अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जितना प्रसिद्ध था, उससे कहीं ज़्यादा वह अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने व उसके सुदृढ़ीकरण के लिए प्रसिद्ध था। आज भी उनकी बाजार व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, उसकी राजस्व व्यवस्था, उसका राजत्व सिद्धांत, ये वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो अलाउद्दीन खिलजी को अन्य सुल्तानों से अलग ठहराती हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 20 वर्ष शासन किया, लेकिन उनका 20 वर्ष का जो शासन था वो नए नए प्रयोगों का काल था। चाहे उसकी स्थायी सेना हो, एक नया एक्सपेरिमेंट था। चाहे उसने दक्षिण भारत के अंदर विजय अभियान छेड़ा हो, उस विजय अभियान में भी उसने प्रत्यक्ष रूप से अपने नियंत्रण में न लेकर उन राज्यों को उन्हीं राजाओं के हाथ में रख दिया, बल्कि उसे अपने सामंत बना लिया और प्रतिवर्ष उसके राजस्व से उसका राज्य यानी सुल्तान का राज्य समृद्ध होता चला गया। लेकिन उनके पास एक विशाल सेना इसके लिए ज़रूरी थी, और सेना भी स्थायी होनी चाहिए जो सुल्तान की एक हुक्म या आदेश से कार्य करने के लिए तत्पर रहे। इसके लिए वह सेना को मोटा वेतन तो नहीं दे सकता था, परंतु उनकी ज़रूरत के सामान को कम कीमत पर उपलब्ध करवा सकता था। इसी सोच के आधार पर उसने दिल्ली के अंदर एक बाजार व्यवस्था स्थापित की। ये बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी का एक नया प्रयोग था और उसके कुछ निश्चित आधार उन्होंने बनाए थे। वित्तीय व राजस्व सुधारों में रुचि लेने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था। दक्षिण विजय से प्राप्त धन के कारण मुद्रा का प्रसार बढ़ गया और मुद्रा का मूल्य घटने से कीमतें भी बढ़ी। ये उनके राज्य में परिवर्तन आया, क्योंकि धन ज़्यादा होता है तो कीमतें गिरती हैं, और दक्षिण भारत से उसने बड़ी मात्रा में धन लूटा था, इसलिए कीमतें बढ़ी। और जब कीमतें बढ़ी तो या तो सेना की या अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाए या फिर कीमतें नीचे रखे। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की जानकारी जियाउद्दीन बरनी की तारीख़ फिरोज़शाही, अमीर खुसरो की खजाइन उल फुतूह, इसामी की फुतूह उस सलातिन व इब्न बतूता के रेहला नामक ग्रंथों से मिलती है। बरनी के अनुसार बाजार नियंत्रण का उद्देश्य कम खर्चे पर अधिक सेना रखना था। इतिहासकार के.एस. लाल व इरफान यही मानते हैं, और कुल मिलाकर के यही उद्देश्य अलाउद्दीन खिलजी का था। निष्कर्ष तौर पर हम यही कह सकते हैं कि सेना को कम खर्चे में अपना खर्च चलाने के लिए उसने बाजार व्यवस्था अपनाई थी। चिश्ती संत नासिरुद्दीन मोहम्मद चिराग ए दिल्ली अमीर खुसरो के अनुसार बाजार नियंत्रण का उद्देश्य प्रजा हित था। के.एम. निजामी भी यही मानते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि ये दूसरा उद्देश्य हो सकता है। प्रथम उद्देश्य उसको यानी सेना को लाभ पहुंचाना ही था। फरिश्ता के अनुसार मूल्य नियंत्रण या बाजार नियंत्रण सुल्तान द्वारा शासित अधिकांश प्रांतों में लागू था। ये बात भी पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि बाजार नियंत्रण व्यवस्था है वो अधिकतर दिल्ली के आसपास ही रही थी। पूरे राज्य में ये व्यवस्था लागू नहीं थी। मोरलैंड के अनुसार मूल्य नियंत्रण का प्रयास मात्र दिल्ली तक सीमित था, क्योंकि दिल्ली में ही अधिकांश सेना के अंदर थी। ये बात लगभग सत्य है। वास्तव में मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु आवश्यक एक विशाल सेना के रखरखाव हेतु बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया गया था, और अपनी विशाल सेना जिसको वह मोटा वेतन नहीं दे सकता था, उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकें, इसका वो ध्यान रखता था, और इसके लिए ये व्यवस्था उसने लागू की थी। बाजार नियंत्रण के लिए बहुत से अधिकारियों की उन्होंने नियुक्ति की। दीवानी रियासत, सहना ए मंडी, बरीद ए मंडी, ये वो अधिकारी थे जो बाजार पर नियंत्रण रखते थे। कई बार कंपटीशन में इन तीनों का नाम आता है और एक ऑप्शन अलग दे दिया जाता है, और ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से बाजार व्यवस्था में कौन सा अधिकारी शामिल नहीं था। इसलिए ये तीनों नाम दीवानी रियासत, सहना ए मंडी, बरीद ए मंडी
इनको याद रखना चाहिए कि ये बाजार व्यवस्था से संबंधित अधिकारी थे। नाजिर याकूब को पहला दीवानी रियासत उसने नियुक्त किया था और उनकी योग्यता के आधार पर। यह ध्यान रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अधिकारियों को किसी सिफारिश या चहेते अधिकारी को नियुक्त नहीं किया था, बल्कि उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्त किया था। मलिक काबुल को सहना ए मंडी नियुक्त किया। सभी व्यापारियों को सहना ए मंडी के कार्यालय में अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता था। रजिस्ट्रेशन यहाँ होता था। मलिक काबुल अपनी बाजार व्यवस्था के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था और बाजार के तमाम व्यापारी उससे खूब खाते थे। मलिक काबुल के रहते हुए किसी व्यापारी ने गुस्ताखी करने का साहस नहीं किया था। अलाउद्दीन ने राशनिक व्यवस्था लागू की तथा कालाबाजारी पर नियंत्रण किया। ये माना जाता है कि कई बार क्वेश्चन भी आता है कि अलाउद्दीन खिलजी राशनिक व्यवस्था लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, या ऐसे पूछ लिया जाता कि कौन सा सुल्तान था। राशनिक की व्यवस्था है कि जैसे आज के समय में जो राशनिक व्यवस्था जिन गरीब परिवारों को राशन मुहैया कराया जाता है कम कीमत पर, लगभग उसी तरह की थी। आपातकालीन खाद्य जरूरतों की पूर्ति हेतु अनाज के भंडारण हेतु गोदाम बनाए गए थे, ताकि आपातकाल में इनसे अनाज निकाल करके राज्य की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। विशेष करके सेना की ज़रूरतों को व राज दरबार हरम आदि की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अलाउद्दीन खिलजी के समय 3 तरह के बाजार थे। सराय ए अदल, ये न्याय का स्थान कहा जाता है इसको। निर्मित वस्तुओं के निर्यात व विदेशों से आने वाले माल हेतु यह बाजार था। इस बाजार को सरकार की सहायता भी मिलती थी। इसका मतलब है कि पूर्णतः आयात और निर्यात पर यह आधारित था और विशेष करके दिल्ली में ये व्यवस्था थी। खाद्यान्न बाजार, इसके अंदर ये होता था कि यहाँ पर विशेष करके खाद्य उपभोग से संबंधित वस्तुएं मिलती थी। दिल्ली की जनता, सेना आदि के लिए बाजार उपलब्ध था। ये पृथक खाद्यान्न से संबंधित बाजार था। तीसरा बाजार जिसमें घोड़े, मवेशियों व दासों का बाजार था, इनकी खरीद फरोख्त होती थी। वहाँ पर सेना के लिए दूर दूर से यहाँ पर घोड़े आते थे, खरीदे जाते थे। इसमें कुछ लोग अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी घोड़े, मवेशियाँ खरीदते थे। दासों का भी बाजार लगता था। दास और दासियाँ कीमत लेकर के खरीदी बेची जा सकती थी। अलाउद्दीन के समय कीमतों के सस्तेपन से महत्वपूर्ण था कीमतों की स्थिरता। बर्नी ने लिखा कि अनाज मंडी में कीमतों का स्थायित्व उस युग का एक आश्चर्य था। बाजार नियंत्रण संपूर्ण साम्राज्य में न होकर दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में ही लागू था। ये बात हम पूर्व में भी कर चुके हैं कि ये दिल्ली के आसपास ही था। बाकायदा दासों व मवेशियों की कीमतें निर्धारित थी। एक सुंदर दास के पैसे कितने हैं, एक सुंदर दासी के पैसे कितने हैं, ये बाकायदा निर्धारित होते थे। अलाउद्दीन ने बहुत से अमीरों की भूमि, शासकीय कर्मचारियों, विद्वानों, धर्मशास्त्रियों को राज्य की ओर से दी गई भूमि, जिनको मिल्क या इद्रात, पेंशन या इनाम या वक्फ के रूप में दी गई थी, उस भूमि को वापस लेकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। खालसा भूमि पर राज्य लगान वसूल करता था। खालसा भूमि पर डायरेक्ट सुल्तान का नियंत्रण होता था और यहाँ पर राजस्व जो वसूल करते थे वो सुल्तान के कर्मचारी करते थे। उसने खुतों व जमींदारों, एक तरह से चौधरी होते थे गांव के, उनके नाम है उस समय खुत या जमींदार कहलाते थे, विशेषाधिकार छीन लिए, क्योंकि गांव में उनके पास एक विशेष अधिकार होते थे। बर्नी कहता है कि चौधरी खुद मुकदम घोड़े पर नहीं बैठ सकते थे और न अच्छे वस्त्र पहन सकते थे। ये पूर्ण रूप से तो नहीं कहा जा सकता कि इतनी बुरी स्थिति खराब हो गई थी उनकी, लेकिन ये जरूर है कि उनको अपने विशेषाधिकार त्यागने पड़े थे और उनकी इनकम भी अब कम हो गई थी। अब वो अपनी मर्जी के मालिक गाँव में नहीं थे। अलाउद्दीन ने राजस्व अधिकारियों पर भी सख्ती से नियंत्रण लागू किया। राजस्व अधिकारियों की इतनी दयनीय स्थिति हो गई कि कोई भी व्यक्ति अपनी लड़की का विवाह इनके साथ करने को तैयार न था। अलाउद्दीन ने मुल्तानी व्यापारियों को सरकारी ऋण उपलब्ध करवाया ताकि वे व्यापारियों से कपड़े खरीदकर बाजार में निर्धारित मूल्य पर बेच सके। बाजार नियंत्रण से संबंधित 4 अधिनियम अलाउद्दीन खिलजी ने बनाए। बाजार नियंत्रण का पहला अधिनियम खाद्यान्नों की कीमत निर्धारण से संबंधित था।
पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं कि हर चीज़ के, दास के, दासी के, घोड़े के, मवेशी के उसने पैसे निर्धारित कर दिए थे। दूसरे अधिनियम का समूह है कम कीमतों पर कपड़े व किराना सामान प्राप्त करने से संबंधित था। इन चीजों की खरीद फरोख्त के लिए सराय अदल नामक बाजार लगाया जाता था। बाजार नियंत्रण के तीसरे अधिनियम का समूह मवेशियों व दासों की खरीद व फरोख्त से संबंधित था। इस तरह खाद्यान्नों, कपड़ों, मवेशियों व दासों के लिए 3 अलग अलग बाजार थे। प्रत्येक बाजार में सहना नामक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, वह वहां की व्यवस्था देखता था। अंतिम अधिनियम परवाना नवीस यानी परमिट जारी करने वाला अधिकारी होता था। इनकी नियुक्ति भी सुल्तान के द्वारा की जाती थी। ये हर व्यापारी को परमिट देता था। अलाउद्दीन ने राजस्व में राज्य का हिस्सा निर्धारित करने के लिए भी 2 अधिनियम बनाए थे। पहला अधिनियम था जबीता, भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारित करने से संबंधित था। यह सबसे प्रथम व कठिन अधिनियम था। कहते हैं कि उसने प्रति बिस्वा लगान की दर तय की थी, संपूर्ण राज्य की भूमि की पैमाइश करवाई और पैमाइश के बाद में किस किसान के पास कितनी भूमि है उसके आधार पर उससे राजस्व लिया जाता था। दूसरा अधिनियम पशु व चरवाह पर कर से संबंधित था। इसके अंदर भी चरवाहों की जो भूमि वगैरह थी वो निर्धारित कर दी गई और उसमें जो पशु चरवाह ले जाते थे पशुओं को, वहां पर उसी हिसाब से कर लगता था। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था स्थायी नहीं रह सकी क्योंकि यह अर्थशास्त्र के सुस्थापित सिद्धांतों पर आधारित नहीं थी। अतः यह व्यवस्था उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई। उनके उत्तराधिकारी हैं इस व्यवस्था को लागू नहीं रख सके क्योंकि यह व्यवस्था इस तरह की थी कि एक कठोर अनुशासित सुल्तान, योग्य सुल्तान ही इसको लागू कर सकता था। इसलिए इन चीज़ों का उसके उत्तराधिकारियों में अभाव था, इसलिए उसकी मृत्यु के साथ ही उनकी बाजार व्यवस्था है वो समाप्त हो गई। धन्यवाद।